हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी नए वीडियोस की जानकारी आपको मिल जाए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। तो आज हम लोग भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग भारत का भौगोलिक संरचना के बारे में बात करेंगे, अर्थात जोग्राफिकल स्ट्रक्चर जितना भी है उस भारत का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करेंगे, भूगर्भिक संरचना को देखेंगे और जो हमारी तटीय रेखाएं वगैरह होती हैं हम उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भारत का क्षेत्रफल देखने वाले हैं। भारत का क्षेत्रफल कुल 32,87,263 अर्थात 32,87,263 किलोमीटर पर स्क्वायर है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखेंगे भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है। तो मैंने जो यहाँ पे क्रम बनाया है वो पहले नंबर से लेकर के 8वें नंबर तक के देशों के लिए बनाया है। कभी कभी ये क्रम परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो हम लोग उन्हें आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो है रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा आता है, तीसरे नंबर पर चीन है, चौथे नंबर पर यूएसए, 5वें नंबर पर ब्राज़ील है, छठा ऑस्ट्रेलिया और जो 7वां नंबर है वो भारत का है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है, ये आप सभी जानते हैं। और 8वें नंबर का जो देश है वो अर्जेंटीना है। अब अगला विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है भारत का विश्व में, अर्थात भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना एरिया कवर करता है पूरे विश्व का, तो ये हो जाएगा 2.4% भारत जो है एरिया कवर करता है। ये यहाँ पे, और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि इस क्लास के नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा। भारत के भूगोल से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो अभी हमारे आगामी यूपी स्पेशल के जितने भी पेपर हैं वहाँ से 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़रूर से आते हैं। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए और मेरे साथ साथ आप लोग सारा लिखते भी चलिएगा। अब नेक्स्ट है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार देखिएगा, उत्तरी अक्षांश की बात हम पहले करेंगे। तो उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत की सीमा जो है फैली हुई है और दक्षिणी सीमा जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अब हम देशांतर को देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। आगे देखते हैं क्षेत्रीय विस्तार। क्षेत्रीय विस्तार पहले हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे, अर्थात हम लंबाई की बात कर रहे हैं। तो लंबाई, भारत की कुल लंबाई जो है ये है 3214 अर्थात 3214 किलोमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे पूरब से पश्चिम अर्थात चौड़ाई जो है 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर हो गई। और स्थलीय सीमा जो है, अर्थात भारत का जितना भी क्षेत्रफल है इसकी स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर लंबी है। ठीक बात है। अगला है तटीय सीमा। भारत की जो तटीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर लंबी है और ये जो लंबाई है ये द्वीपों के साथ सहित है, अर्थात जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ते हैं, ये ऐसे इधर ध्यान दीजिएगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं और लक्षद्वीप इधर अरब सागर में पड़ता है। तो इन दोनों द्वीप समूहों की तटीय रेखा को इसमें ऐड किया गया है। ठीक है। और मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा रेखा है वो 6100 किलोमीटर लंबी है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की बात जो हो रही है वो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो भी एरिया समुद्र से टच करता है, ये जो मेरे यहाँ पे पेंसिल पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस सीमा रेखा की बात कर रहा है। ठीक। अब अगला हम देखेंगे,
अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है, ऐसा हम सभी जानते हैं। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पाँचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल और सातवां है त्रिपुरा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे आप कर्क रेखा भारत के जिन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, इस ट्रिक को, ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है जिसको हम सभी लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र है, सबके मित्र होते हैं, और आपके पास एक गमछा है, तो आप अपने मित्र के पास जाते हैं और गमछा उसके ऊपर झाड़ देते हैं। तो जब मित्र के ऊपर गमछा झाड़ेंगे, तो जब मित्र के ऊपर गमछा झड़ा, तो ये ही कर्क रेखा वाले 8 राज्य हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने ये ट्रिक आप लोगों के लिए लिख रखी है। ये है मित्र से होता है माप से हो जाएगा माँ, छोटी की मात्रा इसके साथ हो जाएगा मी, मित्र में हो जाएगा मिजोरम, और त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। अब पर आया, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और रा से हो जाएगा राजस्थान। गमछा में गा हो जाएगा गुजरात, और माँ हो जाएगा मध्य प्रदेश मतलब MP, छा हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झाड़ रहे हैं जब हम तो झारखंड हो जाएगा। तो भाई जब मित्र पर गमछा झाड़ेंगे तो जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर के जाएगी। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, आई होप आप लोगों को ये याद रहेगी। अब अगला देखते हैं हम मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है, जिससे जो हमारे भारत की मानक समय रेखा है वो भी 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं ये देखिएगा। पहला है उत्तर प्रदेश, यूपी के नैनी से होकर के गुजरती है। इलाहाबाद के पास नैनी पड़ता है, नैनी नामक स्थान से होकर के गुजरती है। अगला है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, और पांचवा है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो मानक समय रेखा कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और जो मानक समय रेखा है उसका वो 82.5 डिग्री है, 82 डिग्री एंड 5 मिनट्स, इसको 82.5 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो इसके याद करने के लिए भी मैंने एक ट्रिक आप लोगों के लिए बनाई है। वो ट्रिक है उत्तर में छत उड़ आजा, ठीक है। उत्तर में कोई छत है, आपके घर के उत्तर में कोई छत होगी, उस पे उड़ के कोई भी जा सकता है, ठीक है। तो उत्तर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश यूपी, में से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत में हो जाएगा छत्तीसगढ़, और उड़ तो उड़ीसा ही है। और आजा जा को क्रॉस कर दीजिएगा, आ से आप लोग कर लीजिएगा आंध्र प्रदेश। तो ये हो गई मानक समय रेखा जो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो हमारे कुल ये 5 राज्य हो गए। पहला हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, और पांचवा आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। जो भारत है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे एवं जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, ये आप सभी जानते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर एशिया में चाइना है, और अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर हो गया है। पहले चाइना था लेकिन अब भारत हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं जितने भी टॉपिक्स आज आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं सभी परीक्षा की दृष्टि से, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, क्योंकि मैं भारत का भूगोल, जो भारत की भौगोलिक संरचना है वो लेकर के आई हूँ। वो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ है। बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स होते हैं जो हमें ऐसे याद नहीं होते हैं, लेकिन जो ट्रिक्स होती हैं वो हमारे याद करने को, जो चीज़ हमें याद करनी है उसको आसान बना देते हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा और मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि जो भी परीक्षा में इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए वो आपका गलत ना हो, आप उसको 100% सही कर पाएँ। इसलिए आप इस क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो अब हम देखते हैं भारत के सीमावर्ती पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के सीमावर्ती पड़ोसी देश, पहला है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। सबसे लंबी सीमा रेखा जो है वो बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। पहला हो गया बांग्लादेश, दूसरा है चीन, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है नेपाल, पाँचवा है म्यांमार, और छठा जो है वो है भूटान, और सबसे छोटी सीमा रेखा जिसके साथ है वो है अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी सीमावर्ती देशों के लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है। एक
मैं आपको ये ट्रिक बताने वाली हूँ। इससे क्या रहेगा कि आप लोग ये जो पड़ोसी देश हैं भारत के, सीमावर्ती देश जो हैं, उनको आप आसानी से याद रख पाएंगे। एक बच्चा था, वो छोटा ही था, आप लोग मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा था, अब वो छोटा ही हुआ। जब बच्चे स्कूलिंग करते हैं तो उस बच्चे ने क्या करा, MBA कर लिया। तो उसकी माँ ने उसको देखकर कहा, मेरे बच्चे ने तो बचपन में ही MBA कर लिया। तो भारत के जो बच्चे हैं वो बचपन में MBA करने लगे। तब ये ट्रिक हो गई आपकी पड़ोसी सीमावर्ती देशों के लिए, बचपन MBA। बा से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, चा से हो जाएगा चीन, पा से हो जाएगा पाकिस्तान, ना से हो जाएगा नेपाल, M से हो जाएगा म्यांमार और B से हो जाएगा भूटान, A से अफ़गानिस्तान। ठीक, अब हम देखते हैं कि बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। वेस्ट बंगाल, आसाम, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मणिपुर। अगला देखिएगा, चीन के साथ जो साझा करते हैं वो हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, एक यूनियन टेरिटरी भी है लेह। पाकिस्तान के साथ कुल 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब और चौथा है जम्मू कश्मीर। नेपाल के साथ भी 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल और 5वां सिक्किम। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे म्यांमार किस किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है। वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। भूटान के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफ़गानिस्तान केवल एक भारतीय राज्य के साथ सीमा टच करता है, वो है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, तो ये हो गए भारत के सीमावर्ती पड़ोसी देश। अब हम आते हैं कि भारत की जो चतुर्दिक अंतिम सीमा के बारे में बात करेंगे। चतुर्दिक अंतिम सीमा क्या होती है कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, उत्तरतम बिंदु कौन सा है, पूर्वी और पश्चिमी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अंतिम बिंदु का मतलब जहाँ पे भारत की स्थलीय सीमा रेखा ख़त्म हो रही होगी उसको अंतिम बिंदु कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दक्षिणतम सीमा रेखा पे लास्ट बिंदु, अंतिम बिंदु कौन सा पड़ता है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछ दिया जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इंदिरा पॉइंट और केप कैमोरिन, इस टाइप से ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो जब भी दक्षिणतम बिंदु की बात करेगा तब आप इंदिरा पॉइंट लगाएंगे या पिग्मेलियन पॉइंट ऑप्शन में होगा। इंदिरा पॉइंट होगा या पिग्मेलियन पॉइंट होगा, 2 में से एक ऑप्शन होगा। हो सकता है ब्रैकेट में दिया रखा रहे तो आप लोग ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है उत्तरतम बिंदु कौन सा है। उत्तरतम बिंदु जो है इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उत्तरतम बिंदु, उत्तर में सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है पूर्वी। पूर्वी बिंदु किधर पड़ता है, ये किबथू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु जो है गौर माता, ये गुजरात में पड़ता है। अब यहाँ पे एक बात ये बहुत ध्यान देने वाली है कि जब भी सवाल में पूछा जाएगा कि मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सी है, तब ऑप्शन में लगाया, यदि आपके पास इंदिरा पॉइंट और कन्याकुमारी दोनों हैं, तब आप लोग मुख्य भूमि की सीमा पूछी जाएगी तब कन्याकुमारी टिक करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है वो कन्याकुमारी है। और जब मुख्य भूमि क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा और ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट दे रखा होगा तो आप लोग इंदिरा पॉइंट टिक करेंगे। तब आप लोग क्या टिक करेंगे, इंदिरा पॉइंट टिक करेंगे। ये ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब
बात करेंगे कि भारत और जो पड़ोसी देश हैं हमारे, उनके बीच जो सीमा रेखा निर्धारित की गई है, उन सीमा रेखाओं के क्या क्या नाम हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो है, ये हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उससे पहले ही रेड क्लिफ आयोग बनाया गया था। रेड क्लिफ आयोग ने जो है एक सीमा अध्यारोपित करी थी। अध्यारोपित सीमाएं वो सीमाएं होती हैं जो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा दो कंट्रीज़ के ऊपर मतलब इम्पोज की जाती हैं, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, तीसरे देश के द्वारा निर्धारित की जाती है। उनको अध्यारोपित सीमाएं या इम्पोज्ड सीमा कहते हैं। तो रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं। नेक्स्ट है डूरंड। डूरंड भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा को कहते हैं डूरंड रेखा, भारत और अफ़गानिस्तान। तीसरा है मैकमोहन। भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन कहा जाता है। और यहाँ पे एक बात जो बहुत ही ध्यान देने वाली है कि भारत के 17 पड़ोसी राज्य जो हैं, 17 राज्य जो हैं वो पड़ोसी देशों की सीमा को टच करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई भारत की जो भौगोलिक संरचना है, उसकी सीमाएं हैं, पड़ोसी देशों की बात हो गई। अब हम लोग भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि भारत में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, भारत की जो चट्टानों का क्रम है वो क्या है, उस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए एक चार्ट बनाया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं चार्ट में। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत की चट्टानों का वर्गीकरण किया गया है। भारत की चट्टानों का वर्गीकरण, इसको फिर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भागों में पहला जो डिवाइडेशन है वो है आर्कियन समूह। आर्कियन समूह, पुराण समूह, द्रविड़ियन समूह और आर्यन समूह। तो ये 4 मुख्य भाग हो गए। इसके बाद फिर इनको आर्कियन समूह को फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरा होता है धारवाड़ क्रम। पुराण को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कुड़प्पा क्रम, विंध्यन क्रम। और द्रविड़ियन को यूं ही रखा गया है, उसका कोई फर्दर डिवाइडेशन नहीं हुआ है। आर्यन समूह की चट्टानों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है गोंडवाना, दूसरा है दक्कन ट्रैप, तीसरा है टर्शरी क्रम और चौथा है क्वाटरनरी का क्रम। अब हम लोग आगे देखते हैं इनके जो भी ये समूह हैं चारों, और इनके जो फर्दर डिवाइडेशन है, आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम, कुड़प्पा क्रम, विंध्यन क्रम, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्शरी और क्वाटरनरी, इनके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार की चट्टानें होती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और इसमें क्या क्या, और इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, जीवाश्म के वगैरह, इनके सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे आर्कियन क्रम। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, ये प्राचीनतम प्रकार की चट्टानें होती हैं। ये जीवाश्म रहित चट्टानें हैं, अर्थात इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट है, इसमें खनिज भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानों में जो खनिज है, खनिजों का दोहन बहुत अधिक मात्रा में संभव होता है और ये हिमालय और अरावली क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। हिमालय की जड़ में पाया जाता है, अरावली में तो हम सभी जानते हैं कि जीवाश्म अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे धारवाड़ क्रम। धारवाड़ क्रम पे आएंगे तो धारवाड़ क्रम क्या है, ये आर्कियन क्रम के अवसादी निक्षेप हैं। ये प्राचीन प्रकार की अवसादी चट्टानें हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे, ये प्राचीनतम प्रकार की अवसादी चट्टानें हैं, इनका सर्वाधिक रूपांतरण होता है, संभव होता है। इसमें खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये परतदार चट्टानें होती हैं और इनमें जीवाश्म का अभाव होता है। परतदार चट्टानें होती हैं और इनमें जीवाश्म का अभाव होता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, केवल खनिज पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कर्नाटक का धारवाड़, छोटा नागपुर का पठार इसी प्रकार की चट्टानों का क्षेत्र है। और जो मुख्य खनिज पाए जाते हैं वो है लोहा, उसके बारे में नोट करिएगा आप लोग। ये है लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक और कोबाल्ट इत्यादि प्रकार के खनिज इसमें पाए जाते हैं। अगला हम देखेंगे
अगला है पुराण समूह। तो पुराण समूह को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। तो पहला होता है यहाँ पे कुड़प्पा क्रम। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के निक्षेप हैं जो अवसाद से भरपूर हैं। कहने का मतलब ये है, अवसादी चट्टानें, अवसादों के निक्षेप होने का मतलब ये होता है जो पुरानी चट्टानें होती हैं वो हवा से, जल से उनके छोटे छोटे टुकड़े होते रहते हैं, उनके निक्षेप निकलते रहते हैं और वो निक्षेप जा कर के दूसरी जगह पे जमा हो जाते हैं और जब उसमें जीवाश्म जो भी गिर जाता है वो अवसाद बन जाता है, उसको अवसाद कहते हैं। तो ये अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है। इनमें नेक्स्ट है, इनमें रूपांतरण संभव है और जीवाश्म नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जीवाश्म रहित चट्टानें होती हैं ये। आंध्र प्रदेश का कुड़प्पा जिला इसी प्रकार की चट्टानों का मुख्य उदाहरण है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। इसके अलावा जो उसमें बलुआ पत्थर और संगमरमर भी पाया जाता है। किस प्रकार की चट्टानों में? कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में। नेक्स्ट देखेंगे हम विंध्यन क्रम। विंध्यन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म के प्रमाण उपलब्ध हैं। इस प्रकार की चट्टानों का सर्वाधिक विकास विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में हुआ है। भवन निर्माण की सामग्री का स्रोत, ये एक मुख्य स्रोत है। यहाँ पे पत्थर और चूना पत्थर, बलुआ पत्थर अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि भवन निर्माण की सामग्री जैसे कि कंक्रीट, मोरंग और सीमेंट वगैरह बनाने के काम में आते हैं। और विंध्यन क्रम की चट्टानों में बालू पत्थर, जिसे बालू का पत्थर भी कहते हैं, ये बालू का पत्थर और बालू पत्थर सेम बात होती है, चूना पत्थर से भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। नेक्स्ट देखेंगे हम, अगला है गोंडवाना क्रम। गोंडवाना क्रम से ही भारत का लगभग 98% कोयला इसी क्रम की चट्टानों से निकलता है। सर्वाधिक कोयला क्षेत्र जो है इसी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। गोंडवाना लैंड जो है वो मैं आपको बताऊंगी, आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा। ये भारत का मैप मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है ये लगभग ऐसे, जो दक्षिण भारत का हिस्सा है इसमें अरावली पर्वत के नीचे के जो हिस्सा है उसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है। तो इस हिस्से में ही ज़्यादातर कोयला, जैसे कोयला छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा यहाँ पे पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अब सर्वाधिक कोयला इसी क्षेत्र की चट्टानों के अंतर्गत है। दामोदर नदी घाटी, दामोदर, सोन, महानदी, नर्मदा, गोदावरी बेसिन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में कोयला निकाला जाता है। अगला देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप क्या है? दक्षिण भारत में इस क्रम की चट्टानें बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। दक्षिण भारत का जो ये महाराष्ट्र वाला इलाका जो है, आप लोग इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र वाला जो इलाका है, महाराष्ट्र वाला ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, इसको हम लोग दक्कन ट्रैप कहते हैं, ठीक है। दक्कन ट्रैप, तो यहाँ पे इस प्रकार की चट्टानें बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। दक्कन ट्रैप जो है दरारी उद्भेदन, जब हम लोग ज्वालामुखी पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी कि दरारी उद्भेदन क्या होता है। जब कोई ज्वालामुखी फूटता है, ठीक है, अगर वो वहाँ पे ज्वालामुखी के अंदर प्रेशर इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है, वो प्रेशर आकर के जब ज्वालामुखी ऊपर की तरफ ब्लास्ट करता है तो वो जो गैसें और उसके अंदर जो भी कंकड़ पत्थर और जो लावा होता है वो ऊपर बड़ा सा छिद्र हो जाता है, उधर से निकलता है। लेकिन जब प्रेशर कम मात्रा में होता है, लावा पतला होता है, तो इस तरीके के स्थान पर दरारें पड़ जाती हैं, मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं और लावा धीरे धीरे रिस कर वहाँ उन दरारों से निकलता है। तो इस प्रकार के जब भी ज्वालामुखी इस तरीके से फटता है तो इसे हम दरारी उद्भेदन कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? दरारी उद्भेदन कहते हैं। तो जो दक्कन ट्रैप बना है वो दरारी उद्भेदन के द्वारा बना है। दरारी उद्भेदन में क्या होता है? लावा पतला होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है।
बेसाल्ट चट्टानें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। काली मिट्टी बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, जो कि कपास और गन्ने की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और इस तरीके की मिट्टी का विकास जो है सर्वाधिक महाराष्ट्र में हुआ है। और ऐसा आप लोग जानते भी हैं कि कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। अब हम अगला देखेंगे। अगला है टर्शरी क्रम। तो टर्शरी क्रम में इसका विस्तार, मतलब टर्शरी क्रम का विस्तार कश्मीर से असम तक है। जो हिमालय हमारा चापाकार है, तो कश्मीर हिमालय से लेके असम हिमालय तक टर्शरी क्रम का विस्तार है। हिमालय का निर्माण जो है इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है, टर्शरी क्रम की चट्टानों से हुआ है। इन चट्टानों में निम्न स्तरीय कोयला, जिसे हम लोग पीट कोयला बोलते हैं, पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में पीट कोयला पाया जाता है। और इसी टर्शरी क्रम की चट्टानों में ही गढ़वाल और हिमाचल हिमालय में चूना पत्थर भी मिलता है। तो ये तो हो गया टर्शरी क्रम। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वाटरनरी क्रम। क्वाटरनरी क्रम में इस प्रकार की चट्टानों में या इस प्रकार की संरचना में मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। जो क्वाटरनरी क्रम की संरचनाएं हैं वो मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है बांगर और दूसरा होता है खादर। खादर बांगर दो प्रकार की मृदा आप लोगों ने सुना होगा। खादर जो होती है वो नवीन जलोढ़ मृदा होती है, बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। जलोढ़ मृदा जो होती है, जलोढ़ मृदा बेसिकली जो नदियों का अववाह क्षेत्र होता है, जैसे कि गंगा हो गई। गंगा एक पर्वतीय नदी है, हिमालयी नदी है। तो गंगा जब हिमालय से नीचे मैदानी भाग की तरफ आती है तो अपने साथ बहुत सारी गाद, पत्थर और भी बहुत सारी चीज़ें बहाकर लेकर के आती है। ठीक है, तो जब बाढ़ होती है मानसून के समय में, जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने की वजह से गंगा या जो भी पर्वतीय नदी होती है वो अपने साथ ज़्यादा मात्रा में गाद लेकर के आती है। तो जो बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हर वर्ष नई मृदा ऊपर से ज़मीन के जो ऊपरी हिस्सा होती है उस पर निक्षेपित होती रहती है। तो इस प्रकार से जो मैदान बनते हैं, इस प्रकार से जो मिट्टी इकट्ठी होती है, उसे हम नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। और जो अब इस तरीके के बाढ़ वाले हिस्से जो होते हैं, जब वो नदी जो है हर साल इकट्ठा करती रहती है, तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो ऊंचे हो जाते हैं, तो उसको हम बांगर कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मृदा मतलब जहाँ पर अब करेंटली या तात्कालिक समय में वहाँ पर बाढ़ नहीं आती है, उस क्षेत्र की मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही करेंगे। आज हमने भारत की भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ा, भारत की सीमा रेखा के बारे में पढ़ा, हमने कर्क रेखा के बारे में पढ़ा और हमने मानक समय रेखा के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि भारत की भौगोलिक सीमा को कौन कौन से देश टच करते हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्य पड़ोसी देशों की सीमा के साथ सीमा साझा करते हैं। और हमने भारत की भूगर्भिक संरचना भी पढ़ी। तो आप लोग अपने नोट्स को रिवीजन करिएगा। यदि कोई डाउट है तो आप इस क्लास को प्ले करके बार बार देख सकते हैं, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यदि उसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर डाउट को निवारण दूर करने की कोशिश करूँगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। और अगली क्लास में हम लोग भारत के द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे और भारत में जो ज्वालामुखी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।